He's been more affectionately linked than ever before. Yet sole friend in Premier Nehru. सत्ता की ताकत का नशा ही कुछ और होता है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, जहां खड़ा हूं, यहीं से पूरा देश चलता है। सामने आप देख रहे हैं इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस। तो जितने भी ताकतवर लोग हैं वो सारी ताकत एक जगह यहीं से जुटती है और यहीं से पूरे देश का भविष्य तय होता है। लेकिन आज खास मौका यह है कि 26 जनवरी के परेड की तैयारी कैमरामैन विनोद शिकारपुरी आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार सिलसिला पिछले कई दिनों से है। 26 जनवरी की सुबह को आप लगातार जो परेड देखते हैं वो इस बार भी देखेंगे। कई चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आज मैं परेड के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। परेड के इतिहास और इस जगह के इतिहास, रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सब नाम सुना आपने। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कुछ दास्तान है असली, इसके बसने की, बनने की, सबसे ताकतवर जगह क्यों कहलाई। और आज मौका इसलिए भी ज़्यादा अच्छा और मैं भी खुश हूँ, एक ऐसे शख्स जिसने करीब 25 से 30 साल इस इलाके में गुजारा, 25 से 30 साल तक रिपोर्टिंग की। पॉलिटिकल किस्से मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा किसी और के पास होगा। मैं खुद जब सुनता हूँ तो डूब जाता हूँ, पता ही नहीं चलता वक्त का। राहुल श्रीवास्तव एक नहायत ही सीनियर जर्नलिस्ट, इस इलाके से मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा जर्नलिस्ट होगा जो इतनी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगा। तो आज आपको सारी कहानियाँ राहुल श्रीवास्तव के ज़रिए सुनाएंगे। राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच। जो किस्सा सुनाते हैं आप और जो लोग सुनते हैं, इसी के लिए आज तो शुरुआत परेड और परेड के इतिहास से, परेड की दास्तान से। ये है क्या? शम्स भाई, मैं करीब 2 साल का था। 1966 की बात है, जब इस इलाके में हम लोग रहने आए। तो यहाँ करीब रहे 20-22 साल और उसके बाद उस बीच में नौकरी लगी, तो जो पत्रकारिता से जुड़े तो इसी इलाके में आज तक उम्र बीत गई है। ये इलाका ऐसा है कि इसको देख करके कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी प्रेसिडेंट हाउस मखलूक का मजाक उड़ाया है। और कहते हैं कि यहाँ की दीवारें इतनी मोटी हैं और कि वहाँ तक गरीब की आवाज़ नहीं आती। लेकिन भारत के लोकतंत्र की जो एक सिंबल ऑफ विक्ट्री है कि एक कॉलोनियल रूल से किस तरह से हिंदुस्तान उभर करके आया, कि आज हिंदुस्तान 6-7वें नंबर पे जीडीपी के तौर पे है। इस इलाके का इतिहास बहुत गजब है। यानी ये कहा जाए तो ये दिल्ली का 7वां शहर है। दिस इज द 7th सिटी ऑफ दिल्ली। 7वां शहर अगर पहला शहर माना जाता है, इंद्रप्रस्थ को नहीं माना जाता क्योंकि उसका बहुत एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो कहा जाता है मेरठ के पास है। तो पहला शहर जो बसाया था वो लालकोट था। ग्वालियर के राजा थे अनंगपाल तोमर। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा बनाया। उसके बाद गुलाम वंश के बादशाह आए और उसके बाद मुग़ल आए। अंग्रेज़ों ने ये बनाया। इसकी शुरुआत हुई एक स्टेटमेंट लॉर्ड वेल्सली ने दी, जो कि अंग्रेज़ कलकत्ता में बैठते थे। उन्होंने कहा कि भारत की सत्ता जो है वो कलकत्ता जैसे कोने के शहर से हिंदुस्तान को चलाती है। यानी जैसे कि एक चादर के कोने को पकड़ के पूरी चादर का हिसाब किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत की सत्ता जो है वो किसी महल से चलनी चाहिए, किसी एक छोटे से मकान से नहीं। उसकी शुरुआत है, वो स्टेटमेंट शुरुआत है इस वाइसरॉय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन की। और 1911 में जब यहाँ कैपिटल शिफ्ट होने वाली थी, दिल्ली दरबार लगा। ये दिल्ली दरबार टर्म आज तक चलता है, मुगलों से उठाया गया और आज तक लोकतांत्रिक भारत में भी ये चल रहा है। और उस दिल्ली दरबार में क्वीन और किंग जॉर्ज 5th यहाँ पधारे। बम्बई से जहाज़ लेकर के दिल्ली आए और किंग्सवे कैंप नाम का एक स्टेशन बनाया गया। वहाँ दिल्ली दरबार लगा। वहाँ लाल किले में बैठ के उन्होंने झरोकों से दर्शन दिए, जैसे कि एक बादशाह दिया करता है। वो दिल्ली के हिंदुस्तान के बादशाह और मलिका बन गए उस दिन, 1911 के उस दिन से। और इतिहासकार बताते हैं कि उस दिन जो उन्होंने मुकुट पहना था, अपने सर पे जो पहना था, उसमें 8 आर्चेस थे और उसमें 6000 डायमंड और रूबी थे। और वो दिन जो था वो अक्टूबर 13, 14, 15, 16 के दिन थे। वो दिल्ली को बदलने वाले दिन थे। उससे दिल्ली बन गई, दिल्ली बन गई। और उसके बाद से ये इलाका जो है तमाम चीज़ों के बाद सोचा गया कि क्यों ना एक कायदे का वाइसरॉय पैलेस बने। तो सर एडविन लुटियंस जो कि एक बहुत माने हुए आर्किटेक्ट थे, उनको बुलाया गया। उनको कहा गया कि आप यहाँ पे शुरुआत करिए। तो हम जहाँ खड़े हैं शम्स,
यहाँ पे 2 गांव हुआ करते थे बहुत हाँ। खूबसूरत। एक था रायसीना, जिसके नाम पे आज भी है रायसीना हाँ, हिल है। रायसीना हिल्स। रायसीना हिल है, रायसीना गांव था। ओके। दूसरा गांव था मालचा। मालचा गांव और रायसीना, यहाँ से लेकर के अगर आप जो आज मदर टेरेसा क्रेसेंट या सरदार पटेल मार्ग मानते हैं, ये 2 गांव वहाँ तक फैले हुए थे। और इस शहर को बसाने के लिए एक और मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली में एक ही रेलवे स्टेशन था, पुरानी दिल्ली का, और जो दिल्ली आगरा लाइन थी वो इस इलाके से गुजरती थी। अच्छा। उस रेलवे लाइन को शिफ्ट किया गया जहां आज वो मौजूदा जगह में है, इस शहर को बसाने के लिए। हम अगर ये सोचें कि ये शहर सिर्फ यहाँ इधर कैनॉट प्लेस से लेकर के सिर्फ लुटियंस डेली तक नहीं, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया कैनॉट प्लेस की हदें जहां वो पहाड़गंज को छूता है, वहां से लेकर के सफदरजंग एयरपोर्ट तक, ये सब उसी समय पे डिज़ाइन किया गया। और जब परेड हुई यहाँ पे किंग्सवे कैप में दिल्ली दरबार लगा, उस टाइम पे इतना ज़बरदस्त माहौल था। उस समय आप सोचिए कि करीब 60,000 लोगों ने यहाँ पे पहली परेड करी। वो परेड थी जिसके अंदर 2 जनरल रैंक के ऑफिसर्स, उनको चार्ज दिया गया कि वो परेड करवाएंगे। और उस समय पे तमाम बादशाह जो इस शहर के, इस देश में जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, तमाम थे, यानी भोपाल की महारानी थी, जिस तरह से हैदराबाद के बादशाह थे, नवाब थे, ये सब इस सब में आए। ये काम शुरू हुआ एडविन लुटियंस के द्वारा। उन्होंने ये वाइसरॉय हाउस को डिजाइन किया। इसी पे असल में आना चाहता हूँ। धीरे धीरे जो कि कैमरामैन में शिकारपुरी भी, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट और लेफ्ट, ये दोनों की अहमियत क्या है, ये क्या कहलाता है? देखिए, लुटियंस ने जब बनाया था, हाँ, डिजाइन, हाँ, ओरिजिनल हाँ, डिजाइन किया था, हाँ। तो ये है नॉर्थ ब्लॉक। ठीक। यहाँ पे इस देश के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी अमित शाह बैठते हैं। इसी में अंदर एक सीबीआई का दफ्तर है, इसी के अंदर जो तमाम अफसरान हैं, और एक मंत्री ऐसा भी बैठता है जिसके नीचे पूरे देश के सारे अफसरान हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, नाम छोटा लगेगा, लेकिन जितने आईएएस इस देश में हैं वो इस एक छोटी सी मिनिस्ट्री के इस दफ्तर के अंदर बैठा करते हैं। उससे अगर थोड़ा आप और आगे जाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंदर देश की कमाई और खर्च सबका बही खाता वहाँ है। इस सब के बीच में आप देखिए ये बिल्डिंग है, तो आप सोचते होंगे कि ये बिल्डिंग में मंत्री को निकलने के लिए गाड़ी में बैठना होता होगा, इधर से इधर आना होता होगा। नहीं, ये जो आप पहली रो ऑफ विंडोज देख रहे हैं, खिड़कियां देख रहे हैं, ये जो आर्चेज में है, इसके अंदर से एक पूरा सीधा कॉरिडोर फाइनेंस मिनिस्ट्री से नॉर्थ ब्लॉक को जोड़ता है। तो किसी भी मंत्री को बाहर आने की जरूरत नहीं है आपस में मिलने के लिए, वो अंदर ही अंदर आ सकता है। फिलहाल लुटियंस ने जब ये वाइसरॉय पैलेस बनाने की सोची, तो उन्होंने सोचा था कि एक डोम होगा, 2 फ्लैंक होगी। ये मैं पीछे, जिसको अभी हम राष्ट्रपति भवन कह रहे हैं, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, नजर जी पीछे ये जो है वाइसरॉय हाउस, ये वाइसरॉय हाउस पैलेस बना था। तो देखिए, अगर आप यहाँ से देखें या दूर से देखें, अगर इमेजिन करें, तो लुटियंस के दिमाग में सिर्फ ये था कि डोम और उसके 2 फ्लैंक। हावर्ड बेकर नाम के एक वहाँ पे आर्किटेक्ट थे, जूनियर थे लुटियंस के। उनका रसूख था, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग का दबदबा था मलिका के, ब्रिटेन की मलिका के दरबार में। वो जुड़ गए लुटियंस के साथ। जब वो जुड़ गए, लुटियंस गए कुछ सामान लेने बाहर, कहा जाता है। तो जब लुटियंस सामान बाहर लेने गए, तो हावर्ड बेकर के दिमाग में आया कि इस इलाके से जो जुड़ जाएगा वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान जो था वो नगीना था ब्रिटिश एम्पायर का। जितना ब्रिटिश एम्पायर को वॉर एफर्ट में आदमी, पैसा और सप्लाई के लिए हिंदुस्तान ने मदद करी, उतना किसी ने नहीं करी। तो उस समय पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये 2 ब्लॉक बना दिए, डिजाइन किए। ये तो आपने बता दिया नॉर्थ ब्लॉक, और ये हुआ साउथ ब्लॉक। तो साउथ ब्लॉक के अंदर जो दाईं तरफ जहां सूरज डूब रहा है जी, अगर वहां देखें तो वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो कि प्रधानमंत्री के दफ्तर के बगल में है। इसका आखिरी छोर जो है वो प्रधानमंत्री का दफ्तर है। वो प्रधानमंत्री का दफ्तर जो है वो देखने में उसका उतने आर्चेज नहीं है जैसा कि आपको इस तरह से दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया में इतना ज़रूरी अहम दफ्तर कोई नहीं होगा कि जहां से 130 करोड़ लोगों का बिल्कुल जीवन सप्लाई चलती है। लाइफलाइन जिसे है, वो एक बहुत ही नॉन डिस्क्रिप्ट ऑफिस है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो कोने में उधर है। एक मज़ेदार और बात कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक, इसके आखिर में फर्स्ट फ्लोर पे एक दफ्तर है, जहाँ पे आज सीबीडीटी के चीफ बैठा करते हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि वो कमरा जब लॉर्ड माउंटबेटन
जिस समय वाइसरॉय नहीं बने थे उससे पहले उनका कमरा उसी कमरे में है। वहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी प्लाक पे लिखा हुआ है कि दिस वाज द रूम ऑफ लुइस माउंटबेटन, और उस टाइम पे वो एक नेवल फ्लीट में कमांडर हुआ करते थे। तो उनका कमरा इसी, ये जो पहली रोज अगर ले जाए खिड़की तो आखिर का कमरा वो दालान को देखता है राष्ट्रपति भवन के। तो एडविन हावर्ड बेकर ने ये 2 बिल्डिंग बनाई, कहा कि ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग होगी। तो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग इधर साउथ पर एक साउथ ब्लॉक बना, एक नॉर्थ ब्लॉक बना। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री के दफ्तर के बगल में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, यानी विदेश का दफ्तर है। इधर है सबसे ज़रूरी दफ्तर, ये है डिफेंस मिनिस्ट्री का दफ्तर। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहीं बैठते हैं, और इसी के अंदर शम्स एक दफ्तर है DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का। वो ऐसा जगह है जहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री तक की एंट्री नहीं। अच्छा। उस कमरे में सिर्फ वो है जाते हैं जो ऑथराइज्ड है। किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह के लिए वहाँ जाने की मनाही है। वो टॉप सीक्रेट रूम माना जाता है। वो सर्विस से जुड़े लोग और डिफेंस से जुड़े हुए लोगों का कमरा है। डिफेंस मिनिस्टर की बात हो सकती है, लेकिन वो कमरा एक टोटली एक्सक्लूसिव जोन है यहाँ पे इस पूरे इलाके के अंदर। इसी तरह से इसी नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि बेसमेंट में है, वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा। तो आपका जो बजट छपता है, हाँ। वो बजट यहीं छपा करता है। बजट कहीं बाहर नहीं जाता छपने, बजट यहाँ नीचे एक प्रेस है बेसमेंट में नॉर्थ ब्लॉक के। यहाँ बेसमेंट में जो है जी, प्रेस है, वहीं बजट, वहीं प्रेस है। जो बहुत ही एक पूरा महीना होता है जिसमें कहा जाता है कि बजट टीम जो होती है, बाहर वालों की एंट्री नहीं होती, अंदर वाले तो एक पीरियड होता है। एक हलवा वाली बात आती है कि हलवा जी, तो वो सेरेमनी होती है जिस दिन बजट छपने वाले के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, उस दिन एक हलवा सेरेमनी होती है। तो वो भी यहीं होती है। फाइनेंस मिनिस्टर वो भी यहीं नीचे ही हुआ करती है। वहाँ पे वो एक्सक्लूसिव जोन है। तो ये एक इलाका जगह है जहाँ पे अनऑथराइज लोगों में हर एक आदमी आता है, बारिंग वो जो बजट की टीम जो कि प्रेस के अंदर उस इलाके के अंदर जा सकते हैं, वो चयनित होते हैं, पहले से ही फिक्स्ड है। उसके अलावा कोई एक एडिशनल आदमी अंदर नहीं जा सकता। तो ये ऐसे एक्सक्लूसिव जोन है, सिर्फ बजट के लिए है। और या कुछ अगर जरूरी कोई चीज छपनी होगी, इसका मतलब ये वो है कि छपा जो करता है। छपती है वो बाहर के किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपती। नहीं, बाहर नहीं छप सकती, क्योंकि देखिए बजट में क्या है, बजट में अगर मेरा प्रोविजन है कि मैं हीरों पे, एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा रियायत दे रहा हूँ, तो इस खबर पे ही लोग कमा जाएंगे। हाँ, अगर बजट 1-2 दिन पहले पता चल जाए तो पता नहीं कितने, आधा घंटा पहले पता लग जाए, आधा घंटा पहले पता लग जाए, शेयर मार्केट पलट जाएगा, तमाम चीज़ हो जाएगी। तो बजट एक बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से DGMO जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो बहुत सीक्रेट है। तो ये देन थी हावर्ड बेकर की। हावर्ड बेकर ने ये दोनों बिल्डिंग दी। उसके अलावा साउथ ऑफ साउथ ब्लॉक, जो पूरा आप रिहायशी कॉलोनी देख रहे हैं, जिसको हम असली लुटियन जोन कहते हैं, मंत्रियों के बंगले, छोटे मंत्रियों के बंगले, अफसरों के बंगले, ये भी हावर्ड बेकर की देन थी। हावर्ड बेकर ने वो एरिया डिजाइन किया। इसके अलावा अगर आप देखें, ये मैं अगर इसकी बात करूं, ये साउथ ब्लॉक का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का दफ्तर है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो शायद कुछ चीज़ों को गौर नहीं करते। ये देखिए, ये यहाँ खंबे हैं। हाँ। ये खंबे तमाम देशों ने ये गिफ्ट किए हैं। ये शिप्स के मॉडल हैं। अच्छा, हाँ, इस पर अगर आप आ करके किसी भी खंबे के ऊपर पढ़ेंगे, हाँ, तो आप देख पाएंगे कि हर देश के द्वारा, अलग देश के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, इसी तरह से ये सारे खंबे जो हैं उनके ऊपर लगे हुए जो शिप्स हैं, हाँ, वो भारत को गिफ्ट किए हुए हैं किसी ना किसी एक देश ने। ऐसे ही शायद पोर्चुगीज है, हाँ, और इस तरह से उधर भी हैं। तो ये सब अलग अलग देशों के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं। ये जो खंबे हैं यहाँ पे, हाँ, ये जो लाइट के खंबे हैं, देखिए आप ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा लैंप कहीं नहीं मिलेगा। ये लैंप जो थे, और ऐसे ही मिलते जुलते बिल्कुल नीचे काले रंग के लैंप्स हैं, जो कि पूरे राजपथ पे और आसपास के इलाके में विजय चौक पे लगे हैं, जो कि बड़ा चौक है जहां रायसीना हिल का ढलान आता है। ये सब लेडी कैनिंग का कहना है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग की जो पत्नी थी, इसमें बहुत सारे वाइसरॉयज का दखल रहा। ये कंस्ट्रक्शन होता रहा, लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते रहे। ये लेडी कैनिंग लैंप कहलाते हैं। ये मैनचेस्टर से स्पेशली बनवा करके हिंदुस्तान लाए गए थे। और इस चीज़ की खूबसूरती इस इलाके की ये है कि ये शायद एडविन लुटियंस के ज़रिए ब्रिटिश सरकार ने शायद ऐसा कोई इलाका डिज़ाइन नहीं किया होगा, ऐसा खूबसूरत, जहां तमाम देशों की नक्काशी, पूरी हेरिटेज, कला, उसका समागम जो है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर देखें तो दरबार हॉल, अशोका हॉल,
यानी उसकी खूबसूरती इतनी अदम्य है कि ऐसा हॉल दूसरा नहीं है। दूसरा, ये जो वाइसरॉय पैलेस बनाया, ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पैलेस है। अच्छा, सबसे बड़ा अगर है तो पोप का है, ओके, वेटिकन। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पैलेस एक टाइम समय पे हुआ करता था। देखिए, अब देखिए आप कि ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। हाँ। ये देखिए छोटा सा बिल्डिंग है, एक्सटेंशन है इस बिल्डिंग का। हाँ। यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं। अच्छा, यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं और ताकतवर शख्स और शख्स जो है, हाँ, एक समय पे यहाँ पे एंट्री अलाउड थी, एक समय पे यहाँ से गाड़ियाँ जाया करती थी, लेकिन आतंकवाद और उसके चलते जो तमाम हमले हुए, उसके बाद से एरिया नो गो हो गया है। ओके, यहाँ तक कि मैं जब छोटा था और शाम को हम कई बार या दोपहर में खेलते हुए इस इलाके में आया करते थे, तो हमने कई बार श्रीमती इंदिरा गांधी को यहाँ से निकल करके पैदल चल के अंदर जाते हुए देखा है। उनके साथ कुछ अफसर हुआ करते थे जो फाइल हाथ में लेते थे, तो राष्ट्रपति भवन जाने के लिए इंदिरा गांधी यहाँ से पैदल निकल जाती थी। तब शायद टेररिज्म और बाकी इतना सिक्योरिटी, आतंकवाद इंदिरा गांधी की डेथ के बाद से ही जिस तरह से शुरुआत हुई, ये जो इलाका है यहाँ से एक सड़क जाती है, वो सड़क खुली हुआ करती थी, वो सड़क बंद नहीं थी। हाँ। वो सड़क खुली होती थी, गाड़ियों का आवागमन था उसमें। हाँ। और गाड़ियाँ नीचे जा करके यहीं से साउथ एवेन्यू जो वहाँ पे एमपीज़ के फ्लैट्स हैं वहाँ तक निकल जाया करती थी। ये जो सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ, यानी टेरर अटैक्स के बाद सीआईएसएफ को दिया गया। एक समय पे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी हुआ करती थी, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज होती थी, जो उन्हीं के हाथ में इसका पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम था। ये राहुल भाई, यहाँ पे जो हम लोग अक्सर देखते हैं टीवी पे भी, न्यूज़ में, जब अलग अलग नेता प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो इसी गेट से जाते हैं और उसके बाद फिर मिलकर आते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो एक जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। हाँ। बाएं में हाँ। एक गेट है जो कि रास्ता जाता है, हाँ। जो बाएं फ्लैंक से जाता है। अच्छा, और वो सीधे जाता है यहाँ से। अगर आप प्रेसिडेंट हाउस का डोम सामने देख रहे हैं तो बाईं तरफ कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस है, और उसी के पास में एक गेट है जहाँ से राष्ट्रपति भवन का रिसेप्शन है। ये मेन गेट तो कब ये खुलता है? मेन गेट जो है, जी। ये मेन गेट 60 के दशक में खुला रहता था। 60 के दशक में खुला रहता था, लेकिन उसके बाद इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि आतंकवाद और तमाम कारणों से इन गेट्स को बंद करना पड़ा। और क्या है कि एक समय पे हम लोग जो यहाँ रहने वाले थे, हमने देखा है कि राष्ट्रपति कई बार, जाकिर हुसैन, उन लोगों को हमने यहाँ कोर्ट में चहलकदमी दे करते देखा है। ये वो ज़माना था जब यहाँ सड़कें चौड़ी नहीं थी। आप अगर इस लाइन को देखिए, इस सिमेट्री को देखिए यहाँ पे शम्स, तो ये सेंट्रल लाइन है। ये सामने जो आप पोल देख रहे हैं, ये मीनार देख रहे हैं, ये स्टार ऑफ इंडिया है। अच्छा, ये एक टनों में है। ये जो स्टार है, ये लोहे का बना है और ये कई टनों का है, और उसको जमाने के लिए उसके अंदर रॉड है और नीचे एक भार दिया हुआ है जिससे कि उसका इम्बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे। आप इस स्टार को देखिए और यहाँ खड़े होइए इस पीली लाइन पे, तो इस पीली लाइन की सीध में आपको दिखेगा कि सामने इंडिया गेट में जहाँ अमर जवान ज्योति जला करती थी, वो आज भी सीध देखिए। तो ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ था। लुटियंस के दिमाग में था एक महल, और उस महल के सामने एक खुला दालान जो कि नेशनल स्टेडियम तक जाएगा। ओके, नेशनल स्टेडियम तक जाएगा। लेकिन ये दो लोग बनाने के बाद कहा गया कि इससे इसका एनिग्मा बढ़ता है। तो लुटियंस ने जो यहाँ पे काम किया, उसमें वो पूरी दुनिया से पेड़ लाए। पीछे राष्ट्रपति भवन के पीछे अगर आप हुमायूं टूम देखेंगे या ताजमहल देखेंगे, तो वहाँ के जो गार्डन्स हैं उसको चारबाग पैटर्न कहा जाता है। वही चारबाग पैटर्न उन्होंने यहाँ लगाया। आप ये कहें कि उन्होंने एक हिंदुस्तान पे बिल्डिंग थोप दी, नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा। यहाँ तक कि अगर हिंदुस्तान में शेर मिला करते थे, बबर शेर, तो तमाम पुराने बाथरूम्स में संगमरमर से तराशे हुए शेर के मुंह हैं जो कि नलके का काम करते हैं। अब एक चीज़, जी, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वाइसरॉय हाउस जिसको रायसीना हिल्स पे बसा, एक खबर आ रही है, आपने भी उस दिन जिक्र किया था कि ये जो पार्लियामेंट नया बन रहा है, उसके बाद शायद ये सारे इंपॉर्टेंट दफ्तर, पीएम का से लेके फाइनेंस से होम मिनिस्टर सभी, ये भी अब इतिहास में ही दर्ज हो जाएगा और ये सारी चीज़ें खाली हो जाएंगी। देखिए, जो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएं तो एक समय पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ चलती थी।
एक समय पे सुप्रीम कोर्ट जब पहली सिटिंग्स हुई वो इसी बिल्डिंग के अंदर हुई। इस बिल्डिंग की सिग्निफिकेंस तो रहेगी क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति भवन है, लेकिन पार्लियामेंट हाउस जो है वो मामूली बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। इसको लेकर के अगर आप आक्रोश की बात करेंगे तो आक्रोश नया नहीं है। जब यहाँ से रायसीना और मालचा गांव के लोग हटाए गए तो उनको कहा गया कि उनको जमीनें दे दी जाएंगी, और उनको दोबारा पैसा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो 1913 से लेकर के 22 तक का एक वक्फा था जब उनको वायदे किए गए। एक कॉर्पस रखा गया, करीब सुना है कि 90,000 रुपए का। अच्छा। उस समय पे जो कि उनको मुआवजे के तौर पे मिलना था, जो उनको कभी नहीं दिया गया। अगर आप 1915-20 का दशक समय देखें, तब से लेकर अगर हिसाब लगाएं तो उस 90,000 की कीमत आप आंक सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी। वही रायसीना मार्ग पे आज राष्ट्रपति भवन खड़ा है, और वही मालचा मार्ग पे एक बहुत पॉश कॉलोनी है जहाँ पे आम आदमी की ना यहाँ दखल है, आम आदमी का ना दखल है उस मालचा मार्ग पे, जहाँ पे वो बड़े बंगले हैं, बड़ी कोठियाँ हैं, एम्बेसीज हैं। पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनी उसका कहीं ना कहीं अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो मुरैना में एक योगिनी मंदिर है, मध्य प्रदेश। योगिनी मंदिर जो है, उस मंदिर का आर्किटेक्चर जो है वो टोटली संपूर्ण तौर से पार्लियामेंट की तरह से, एक गोल गलियारा, बाहर आते हुए खंबे, और पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग था वो सिर्फ इस चीज का डिनोट नहीं करता था शम्स कि हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई, एक इमारत आ गई। वो इस चीज को भी डिनोट करता था कि हिंदुस्तान को अपने आप राज करने की अपने आप पे जो पहली शुरुआत हुई, हालांकि आका हमारे बैठे रहे अंग्रेज उस समय भी, लेकिन कम से कम ये इंग्लैंड में एक एक्ट पास करके ये बात मानी गई कि एक सेल्फ रूल जो है हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए। ये बिल्डिंग उस चीज का प्रतीक है। उसके बाद सेल्फ रूल किस तरह का होगा, हम उस समय से लेकर के आज के समय अगले 500 साल तक कैसे जिएंगे, हिंदुस्तानी को सड़क पर चलने का क्या तरीका होगा, सांस कैसे लेगा, वो संविधान की बैठक जो हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो उस बिल्डिंग के अंदर हुई। तो उस बिल्डिंग को हटा करके एक नई कवायद शुरू करना, कहने को तो यह है कि समय बदलता है, मगर कुछ चीजों के मामले में शम्स समय नहीं बदलना चाहिए। इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि अगर हम मार्स पे पहुंच गए हैं। आपने राहुल भाई 25-30 साल पार्लियामेंट के अंदर भी गुजार दिए रिपोर्टिंग करते हुए। जो पार्लियामेंट का पूरा ढांचा है, और पार्लियामेंट का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है, ये अभी शायद 100 साल भी पूरे नहीं है, 2027 में होंगे। तो आपको लगता है कि ज़रूरत थी एक नए पार्लियामेंट की, क्योंकि हालांकि एमपीज़ की तादाद भी बढ़ रही है और फ्यूचर में देखते हुए भी शायद इसीलिए बनाया जाए। देखिए, इस इलाके के आसपास अगर आप देखिए तो अंग्रेजों ने ये बिल्डिंग बनाई जो कि अपनी सल्तनत बसा रहे थे, जो कि एक मुल्क बसा रहे थे, जो कि एक राजधानी बना रहे थे। आप इसके आसपास चले जाइए, आप यही कैनॉट प्लेस है, और यही कैनॉट प्लेस के आगे अगर आप चले जाएं तो नौरोजी नगर, सरोजनी नगर, ये सब तमाम कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनी के बसे हुए 30 साल, 40 साल, 50 साल, 7 साल हुए हैं। ये बिल्डिंगें टूट करके गिर रही हैं, जर्जर हो गई थी, उसकी जगह उनको नई बिल्डिंग बना पड़ी। उन्होंने बनाया CBWD ने। अंग्रेजों की बनाई इन इमारतों में न सिर्फ हिस्ट्री है मगर मजबूती है। उसी तरह से ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, मैं 1995-96 में पहली बार पार्लियामेंट में घुसा था और बहुत डरता था अंदर जाने से। मुझे डर लगा करता था कि अंदर जाने में कौन नेता से टकरा जाऊंगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इन सब की बातें मैंने पढ़ रखी थी। बिल्डिंग अगर खराब हो रही है तो हम तो ताजमहल को जिंदा रखे हुए हैं। ताजमहल 500 साल, 600 साल अगर हम चला सकते हैं, तो क्या हम पार्लियामेंट को हम अगले 100 साल और नहीं चला सकते? आखिरकार वेस्टमिंस्टर में अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है वो 1800 किसी सन की बनी हुई है, वो आज भी चला रहे हैं, वही अंग्रेज हैं, वही पार्लियामेंट है। क्या इस बात पे क्या ये सवाल नहीं उठता शम्स कि उस धरोहर को रखने वालों की क्या कुव्वत है? क्या ये स्टेटमेंट नहीं है कि CPWD जैसे संगठन जो कि करोड़ों में चलते हैं और लुटेंस जेली जैसे इलाकों को चलाते हैं, कि उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि वो 100 साल से कम की बिल्डिंग को आगे चला करके चलाते रहें? पार्लियामेंट की बिल्डिंग जर्जर नहीं हुई, उसको पालने वाले खराब हो गए, उसके अंदर आने वाले। मैंने पिछले 25-30 सालों में पार्लियामेंट की बदहाली का कारण ये नहीं है कि वहां पे बिल्डिंग खराब हो गई,
उसका रखाव मैंने देखा है कि जब वहाँ तार लगते थे, आपको विश्वास नहीं होगा, शम्स की ये बिल्डिंग जो थी राष्ट्रपति भवन, ये इस देश की दूसरी तीसरी बिल्डिंग थी जहाँ पे इनलेड वायरिंग थी। जो शायद पहली बिल्डिंग थी वो शिमला में वाइसरॉय पैलेस है, वाइसरीगल लॉज जो है वहाँ पे, वो पहली बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे इनलेड वायरिंग थी। उसके बाद जो पहला अंग्रेजों के बहाने के बाद से जो एयर कंडीशनिंग और इन सब के अच्छा समग्र रूप से बिजली बचाने का विचार किया, वो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। इतने साल बीत गए इस बिल्डिंग के अंदर कुछ कायदे का काम करवाने में, एपीजे अब्दुल कलाम ने बीड़ा लिया कि मैं यहाँ पे बिजली को बहुत खर्चा है, बिल बहुत आता है, 3 करोड़ रुपया उनके कारण सालाना इस बिल्डिंग के अंदर बिजली का बचने लगा। सिर्फ एक आदमी की सिर्फ हिम्मत के कारण उन्होंने जितने गिफ्ट आया करते थे, जो गायब हुआ करते थे, कुछ राष्ट्रपति ले जाते थे, कुछ वहाँ का स्टाफ ले जाता था, उन्होंने म्यूजियम बनवाया और सब कुछ वहीं रखवा दिया, और सब कुछ चीज़ें वहाँ पे एक क्रोनिकल मैनर में कायदे से रखवा दी गई। वही पार्लियामेंट के साथ हो सकता है। पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी पुरानी बिल्डिंग थी, अगर आप उसके अंदर जाएं तो आपको भारत का कितना गौरवशाली इतिहास है, वहाँ जितने रजवाड़े थे उनकी सील छतों पे लगी हुई हैं। उसको देख के आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान कहाँ है। आप उसको वहाँ से निकाल के अगर कहीं और लगा देंगे तो वो टाट पे सिल्क का पैबंद होगा। बट जिस तरीके से पार्लियामेंट की बात हो रही है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, आज फील भी कर रहा हूँ कि वहाँ एक ऐतिहासिक जगह जहाँ इस वक्त हम दोनों हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन। पार्लियामेंट के साथ जो स्कीम है वो ये भी है कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक और ये जो सारे दफ्तर हैं मिनिस्ट्रीज के, इनको भी कहीं और शिफ्ट करना है। तो अगर ऐसा होता है मान लीजिए, तो फिर इन इमारतों का क्या होगा, इनका क्या करेंगे? ये देखिए, ये किसी को मालूम नहीं है कि इनका क्या होने वाला है। हाँ। कि कहा, कुछ कहते हैं कि पार्लियामेंट को म्यूजियम बना दिया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट जिस तरह से आप कोई बहुत बड़ी इमारत बनाएं और उसके अंदर रहने वाला ना हो तो खोखली हो जाती है। बिना सांसद के और संसदीय काम के पार्लियामेंट भी खोखली हो जाएगी। अच्छा। पार्लियामेंट की आप नई बिल्डिंग बना सकते हैं जो कि बहुत एसी बढ़िया होगा, फैसिलिटीज अच्छी होंगी, लेकिन अगर हम मार्स पे, मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं तो हमारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम पार्लियामेंट को अगले 100 साल इस बिल्डिंग को चला सकते हैं। सबसे अहम बात यह है, क्योंकि ये सिर्फ इमारत ये नहीं बताती कि यहाँ पे सांसद बैठते हैं, ये बताती है कि यहाँ अंग्रेज बैठा करते थे और हमने उनसे लड़ के, बड़ी मशक्कत से, बड़ा खून पसीना बहा के, बड़े बलिदान के बाद इसके अंदर बैठने के हक पाया था। मुझे लगता है कि इतने साल जो आपने गुजारे इस पूरे इलाके में, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कहानी राहुल भाई जो आपको आज भी याद हो, भूले ना हो, चाहे किसी नेता, मंत्री, प्रेसिडेंट, जो भी किसी के साथ यहाँ पर? देखिए, इस इलाके में जो किस्से हैं वो इतने सारे हैं और इतने अनकहे हैं। कोई ऐसा जो आपको हमेशा याद रहे? पार्लियामेंट पे हमला जिस दिन हुआ था, हाँ, वो अनइमेजिनेबल था शम्स। वो सोच नहीं सकता था, क्योंकि इस बात का नहीं कि वहाँ पे सिक्योरिटी किस तरह थी या माहौल कैसा था, वो धृष्टता थी जो उस अटैक की इम्प्यूनिटी थी कि आप मेरे डेमोक्रेटिक माइंडसेट पे हमला कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस इलाके का इससे बुरा हादसा, इससे ज़्यादा दिल दहलाने वाला मौका नहीं है। लेकिन अगर आप हर साल जब 26 जनवरी की परेड होती है या बीटिंग रिट्रीट होती है, आप इसी जगह आकर के खड़े होइए, यहाँ पे बजती धुनों और यहाँ पे बजती तमाम होने वाली एक्टिविटीज़, अगर आप उसको सेंस ऑफ पावर से ना देखें, जो कि मैं जानता हूँ कि हम नेता देखते हैं, तो आपको लगेगा कि ये इलाका हम हिंदुस्तान के हर आदमी को वो देता है जो कि शायद अंग्रेज़ों ने कभी नहीं दिया। यहाँ पे लगे हुए पेड़ जो हैं वो दुनिया भर से एडविन लुटियंस लाए, वो आज भी हरियाली देते हैं। अब ये नई बिल्डिंगें बन रही तो क्या इन पेड़ों का क्या होगा, काट दिए जाएंगे, सरकारें कह रही नहीं कटेंगे। इनसे दाएं में अगर आप चले जाएं तो एडविन लुटियंस ने यहाँ पे जामुन के पेड़ लगवाए। जामुन के पेड़ इसलिए लगवाए कि जब बारिश आ जाती थी उस सीजन में गरीब मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो जाते थे, ठेकेदार उनको पैसे नहीं देते थे। तो जामुन के पेड़ इसलिए लगाए जाए कि शायद उस पे फल लगेंगे तो फल से कमा लेंगे। आज वहाँ जामुन के पेड़ तो हैं, लेकिन मजदूरों को उनको बेचने का हक नहीं है। लेकिन ये हर पेड़ एक अलग चिड़ियों के समूह का पेड़ है। अंदर पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहाँ जो बड़े पेड़ हैं उनमें से 6-7 पेड़ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ तोते रहते हैं। पार्लियामेंट से बाहर आएंगे तो दाईं साइड पे जो पेड़ हैं उन पे सिर्फ चील रहती हैं।
अगर आप इस रो में पेड़ चले जाएंगे तो कुछ पेड़ सिर्फ ऐसे जिसमें सिर्फ चमगादड़ रहते हैं। ये इलाका बहुत अलग तरह से बसा है। ये इलाका इतनी अलग तरह से बसा है, ये शायद ऐसा इलाका जो भारत की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। जलियांवाला बाग है, तमाम बिल्डिंग है, मगर ये प्रतीक है। ये खड़ी हुई इमारतें जो हैं, ये ईंट गारे से नहीं बनी है। ये खून पसीने, लोगों की मेहनत, मशक्क़त और बहुत सारे बलिदान से बनी है। हम लोग खड़े हैं, 23 जनवरी आने वाला है, 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष की। वो बर्मा में लड़ रहे थे, लेकिन भूकंप आया था तो वो यहाँ आया था। अंग्रेज़ों को पहली बार लगा कि बर्मा तक कोई फ़ौजें लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुँच चुका है, जो कि अंदर भी आ सकता है। इस जगह ने हर चीज़ का झटका झेला है। अगर कहीं दंगे हुए हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, अगर इस देश में कहीं बाढ़ आती है वो यहाँ डिस्कस होती है, अगर किसी भूकंप में राहत मिलनी है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है। तो वजह भी है क्योंकि जो पूरे देश को चला रहे हैं, सबसे ताकतवर लोग एपीसेंटर है, यही सब एपीसेंटर है। आखिरी चीज़ आपसे राहुल भाई ये जानना चाहेंगे, आपने जिस तरीके से बताया कि लुटियंस ने इसको कैसे बसाया, बड़ी मेहनत से, सिर्फ ये ईंट गारे की चीज़ नहीं है। आखिरी चीज़, आजकल एक फैशन सा हो गया है लुटियंस की दिल्ली और लुटियंस को गाली देने वाली बात। ये बदलाव कहाँ से आ गया? अब लुटियंस जिन्होंने ये सब कुछ किया, आज लुटियंस के नाम पे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? नहीं शम्स, बहुत सारी चीज़ें बदल गई कि अगर आप आज कहीं जाते हैं तो मेरे हिंदू बोलने पे भी लोगों को शौका शुबा होता है। तो जब हम हिंदू शब्द को ऐसा कर सकते हैं तो हम लुटियंस के नाम को तो डुबो भी सकते हैं। लुटियंस को एक सिंबल बनाया गया है, लुटियंस दिल्ली को एक सिंबल बुलाया गया। और ये बात मैं एक तथ्य पे कहूँगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। जिस तरह से टारगेट हुआ वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि ये इलाका एक पावर का ऐसा सेंटर बन गया था शम्स, जिसमें कुछ कलाकार, कुछ पत्रकार, कुछ गायक, कुछ आर्टिस्ट, कुछ नेता जो जमीन से जुड़े हुए नहीं थे, जो चुनाव नहीं लड़ते थे, राज्यसभा आते थे, मगर वो सत्ता के इतने करीब थे, क्योंकि आखिरकार ये एरिया चुंबक है। तो इस चुंबक से नई चुंबकें बना करती हैं, जो इनके समीप है वो चुंबक बन जाएगा, पावर का मैग्नेट बन जाएगा। तो लोगों ने बहुत साल यहाँ पे, दशकों तक लुटियंस दिल्ली का एक तबका था जो कि गोल्फ लिंक्स बसा हुआ है, जो कि जोरबाग है, तमाम ऐसे इलाके हैं द पावरफुल ऑफ द कंट्री, जिन्होंने बहुत पावर ड्रॉ करी लुटियंस दिल्ली से, और बेजा पावर उसका गलत इस्तेमाल किया उन्होंने। और उस गलत इस्तेमाली के कारण लुटियंस दिल्ली में एक तरह से ताना हुआ करता था, लेकिन अब वो अपशब्द हो गया है। चलिए एक चीज़ राहुल भाई आखिरी में, राष्ट्रपति भवन सामने है। आमतौर पे इस वक्त शाम के वक्त राष्ट्रपति भवन के किस हिस्से में होते हैं, क्या कर रहे होंगे? देखिए, राष्ट्रपति भवन के जो दायां हिस्सा है, अभी आप फ्लैंक देख रहे हैं, उसमें एक प्रेसिडेंशियल क्वार्टर अलग है, वो सेगमेंट बिल्कुल अलग है। वहां पे भी हर एक आदमी को अनुमति नहीं है, यानी अगर आप राष्ट्रपति भवन में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां अनुमति नहीं। उसमें एक और बहुत मजेदार बात यह है शम्स, कि जो उस प्राइवेट प्रेसिडेंट्स के स्वीट जो चेंबर में अंदर, इलाके में अंदर जा सकते हैं, वो भी लिस्ट क्लियर है। उसके अलावा कोई आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता। जो प्राइवेट क्वार्टर्स एरिया है प्रेसिडेंट का, उसके अंदर भी एक प्रॉपर ड्रॉन लिस्ट हुआ करती है कि कौन आदमी उसके अंदर जा पाएगा और कौन अंदर नहीं जा पाएगा। उसके आगे वो प्रेसिडेंट का प्राइवेट एरिया है। पब्लिक एरिया इसके लिए दरबार हॉल, अशोका हॉल, मीटिंग सेंटर, तमाम चीज़ें हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हैं। और अगर अभी 26 जनवरी आने वाली है तो एक बहुत खूबसूरत एट होम करते हैं प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भवन के पीछे के दालान में वो फंक्शन हुआ करता है, जहाँ पे देश के नामी गिरामी लोग वहाँ बुलाए जाते हैं। हाँ, कोविड के कारण थोड़ा इस बार लगता है कि थोड़ा सा उसमें परहेज़ होगा, लेकिन राष्ट्रपति उस इलाके में रहते हैं। और उसके राइट में अगर जाएं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, उनके दफ्तर हैं, और प्रेसिडेंट का जो बैकअप स्टाफ है वो रहा करता है। उसके ठीक पीछे पूरा प्रेसिडेंट एस्टेट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, पूरी एस्टेट में काम करने वाले लोग रहा करते हैं। तो राहुल भाई, मुझे लगता है क्राइम तक की पूरी फैमिली आज बहुत इसलिए खुश होगी। इस जगह पे तो आया कई बार, इस तरीके से मैं कभी नहीं आया। दूसरा, हम लोग तो क्राइम रिपोर्टिंग वाले हैं, तो ऐसी जगह पे आने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। मंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, आप चूँकि यहाँ के चप्पे चप्पे से, एकदम सही लाइन है कि चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, जो जानकारी आपने पूरी इतिहास की दी, वाकई पूरी क्राइम तक फैमिली को इससे बहुत फ़ायदा होगा।
तो थैंक यू सो मच राहुल भाई। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं शाम, राहुल लेकिन भाई मैं एक को बात बीच-बीच में कहूंगा। लेकर आता रहूंगा इन्हीं तरह की चीजों की कहानियों के साथ इनको। जी कहिए। एक बात जरूर कहूंगा हाँ। कि आपने कहा कि आप क्राइम तक करते हैं। हाँ आप अगर इतिहास के सफ़े खोलें अगर, हाँ तो बड़े क्राइम हुए हैं इस इलाके से। बड़ी मजलूमियत है लोगों में इस इलाके देखिए से कि किए मैं गए एक- क्राइम से एक कारण। नया पूरा आइडिया दे दिया राहुल भाई ने कि अब क्राइम तक में इन जगहों के सफ़ों को भी खोला जाए, जुर्म के पन्नों को, और उसमें से कहानी निकाल कर आप तक पहुंचाए। तो वो भी पूरी कोशिश होगी, लेकिन उसमें भी मदद लेंगे राहुल भाई की। तो थैंक यू वेरी मच बहुत राहुल बहुत भाई, शुक्रिया समय। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।